जी नमस्ते। पहले तो मुझे आपको आपकी हिम्मत की बहुत दाद देनी है कि आप आके हमसे बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत कष्टदायक भी होता है लोगों के लिए। बट यही एक जो हमारा एम है वो ये है कि ये कहानी आपसे जो जाएगी लोगों तक। ऐसे कई सारे और महिलाएं हैं, दीदियां हैं जो अभी तक फंसी हैं और उनको आगे रोशनी नहीं दिख रही है कि आगे करना है तो क्या करना चाहिए हमको। तो एक तो वो चीज़ है और दूसरी चीज़ है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे कि हम एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को ये प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है जो अभी तक नहीं जानती है कि अंदर होता है तो होता क्या है। तो एक तरीके से अगर सेंसिटाइज करना होता है, आप वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप बताइएगा आप कहाँ से हैं। मैं रहने वाली बेंगलुरु की हूँ। अच्छा, बैंगलोर के हैं, कन्नडा भरती हाँ। ओके बेंगलुरु की। ओके ओके। और आप फिर क्या हुआ, कहाँ थे आप उसके बाद। उसके बाद में मैं बहुत छोटी थी। हम्म 14 12 13 साल की थी। हम्म तो मेरी बचपन पे मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मैं 1 साल की थी। हम्म तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो पापा मेरे अकेले थे। तो मेरे पापा ने, जब मैं होने के बाद में मैं लड़की थी, तो मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं करी थी। फिर उसके बाद में मैं तो 14 साल की थी। तो मेरे पापा को मतलब अपना खुद का बिजनेस था हमारा, लकड़ी का, जैसे बेड वगैरह बनाते हैं। मेरे पापा मम्मी जाने के बाद में तो बहुत ज्यादा वो हो गए थे मेरे पापा। फिर मैं हमारे गांव में एक पास में ना कपड़े की मिल थी। वो मिल में मैं काम करती थी। उस टाइम तो गरीब परिस्थिति, घर में जब कोई करेगा जब भी खाते थे ना, तो वैसे ही रहते थे। ऐसी हालत हो गई थी मेरी मम्मी जाने के बाद में। उसके बाद में फिर मैंने, जब वैसे टाइम में बारिश का टाइम था, मौसम, तो एक रेलवे स्टेशन पे वहां पे काफी आंधी तूफान आ रही थी। 14 साल की लड़की थी मैं। तो उस टाइम तो उम्र खेलने की होती है। लेकिन उस टाइम मेरे पर इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई कि भाई माँ नहीं है, माँ का तो प्यार देखा नहीं है, एक बाप है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो बाप का भी हम्म। प्यार खो दूंगी मैं तो बाप होने के बाद में तो, जाने के बाद में तो कोई परिवार में तो कोई किसी का नहीं है आज के डेट में। तो उसके बाद में मैं अपनी ड्यूटी करती थी। उस टाइम मुझे 30 रुपये मिलता था डेली का। ड्यूटी जब आप बोल रहे हैं, क्या हाँ, क्या ड्यूटी। कपड़े का धागा काटती थी मैं, हम्म कैंची से जो फालतू कपड़े धागा जो बच जाता है वो धागा काटती थी मैं। तो 30 रुपए महीने के मिल रहे थे। तो उसमें मैं ये सोचती थी कि 30 रुपए मिलते थे, आने जाने का 10 रुपए किराया लेता, 20 रुपए में कुछ होता नहीं। हम्म पापा का इलाज भी हो रहा था। तो मुझे बहुत शौक तो मुझे बचपन से ही था कि मैं पढ़ूंगी, मैं एक अच्छा इंसान, डॉक्टर ही कब बनूंगी। कि जब मेरा सपना शुरू से ही यही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कि मेरी फैमिली में मेरे बड़े पापा की पैसे कारण, जब पैसे नहीं था, इलाज नहीं हो पाया, तो उनकी डेथ हो गई। तो वो मैंने जब अपने आंखों से देखी तो मेरा एक सपना ही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और फ्री में इलाज करूंगी, कि मैं किसी से फीस नहीं लूंगी। लेकिन वो मेरा सपना पूरा हुआ नहीं है। जो किस्मत में ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ था वो मिला। उसके बाद में मैंने एक रेलवे स्टेशन पे बैठी थी, आंधी तूफान काफी आ रही थी, रात हो रही थी। तो मतलब ये ऐसे थी एक आंटी की, मतलब 60 70 साल की, ऐसे साल की होगी, बुढ़िया वो। तो वो बैठी हुई थी, बारिश में मैं भीग रही थी, कब कभी छुट रही थी। उन्होंने, अब जाइए कि गाँव के थे, एक ही भाषा बोल रहे, तो इंसान को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाता है। कन्नडिगा, हाँ। कन्नडा बोल रही थी, हाँ। हाँ। वो हमारे मतलब हमारे गांव के पास की थी। वो गांव के पास का नाम बताया। शायद वो थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे गांव का पास का ही नाम बताया उन्होंने। तो मेरे को एकदम से हिम्मत बन गई, चलो यार एक रात का टाइम है, एक तो लड़की में बच्चा था, चलो एक लेडीज लेडीज ही हम्म मिल गया। और वो हम्म तो उम्र इतनी थी उसकी जब मम्मी के बराबर की। हम्म अब उन्होंने बोला कि बेटा चाय पियोगे। मैंने बोली ठीक है। मैंने चाय मतलब पी रही थी। तो वो चाय पीने के बाद में मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ भी ओ। नहीं पता था। कुछ नहीं पता था। उसके बाद में मैंने दो दो दिन के बाद में, जब मैं ट्रेन में थी उनके साथ में, जब मुझे होश आया, जब मैंने देखी, मैं तो ट्रेन में हूँ, जब हम दिल्ली पहुंच चुके थे, कि मुझे हिंदी नहीं आती थी बिल्कुल। हिंदी नहीं आती थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा अपनी भाषा में, मैंने आंटी ये आप मेरे को यहाँ क्या लेके आया, मेरे को तो मुझे अपने गाँव जाना। फिर उन्होंने मेरे को बोला, फिर यहाँ पे लोनी में उनका अपना मकान था, उन्होंने अपने घर पे रखा, 2 3 दिन रखा, मतलब अच्छे से उन्होंने देखभाल करा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तेरा कंडीशन इतनी खराब है घर की, अगर मैं तुझे नौकरी दूंगी, तेरा पापा का इलाज भी करवा दूंगी। उस टाइम मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे थे, उस टाइम की बात है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि चलो मैं नौकरी कर लूंगी, मुझे तो वहां तो 30 रुपए मिल रहे थे, यहाँ इतने पैसे मिलेंगे, मेरा पापा का इलाज भी हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरा पापा कम से कम मेरे साथ तो जिंदगी में रहेगा। फिर उन्होंने कम से कम जब मेरे को यहाँ पे रखा, 1 साल भर अपने घर पे ही रखा, उन्होंने हिंदी सिखाया मुझे, सब कुछ करा।
उसके बाद में फिर मैंने 4-5 महीने के बाद में फिर मैंने बोला उनको कि आंटी अब मुझे घर तो जाने दो, नहीं तो मेरे पापा को बुला लो, मैं नौकरी करूंगी, मैं मना नहीं कर रही नौकरी करने के लिए। बोला बेटा, मैंने उनसे पूछा फिर, ना आंटी नौकरी क्या चीज़ की है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। और आज के डेट में तो पहले तो बोलते थे कि भाई 18 साल के ऊपर नीचे के बच्चे अगर नौकरी करेंगे तो उनको हम्म। जेल हो सकता है, हम्म। तो वो भी एक डर था मुझे। मैं तो 14 साल की हूँ, मैं तो कोई नौकरी कर नहीं सकती हूँ। बोला बेटा, ऐसी कोई फैक्ट्री में नौकरी नहीं, हमारा खुद का फैक्ट्री है, जैसे पत्तल वगैरह बनती है ना, प्लेट प्लास्टिक की, उसकी फैक्ट्री है। और उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ पैकिंग करना है, वो तो घर की बात है। मैंने बोली ठीक है। ये करते करते 5-6 महीने बीते, फिर मेरे को अजीब सा ही लगने लगा कि मैंने बोले यार कुछ गड़बड़ है। और उस टाइम इतने दिमाग भी नहीं था, पैसे भी नहीं था, और अपने घर से कभी बाहर निकली नहीं मैं, तो जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ मैं। फिर मैं एक मजबूरी फंस गई, तो मजबूरी में तो रहना ही पड़ेगा ना। उसके बाद में 1 साल भर उन्होंने अपने घर पे रखा, फिर किसी को बेच दिया मुझे, जीबी रोड जीबी रोड पे पे। बेच दिया। जीबी रोड पे मुझे बेच दिया। जीबी रोड पे जो खरीदी वो भी वहाँ की, बेंगलुरु की ही थी, वो महाराष्ट्र की थी अच्छा। नहीं, पुणे की थी, वो महाराष्ट्र की थी। उन्होंने बेचने के बाद में फिर मेरे को उन्होंने भी अपने घर पे, जिसके बाद बेचा उन्होंने अभी अपने घर पे 2 महीने रखा। फिर उनके पास और भी पहले लड़कियां थी, तो फिर उसके जो जिसने मुझे खरीदी थी, जो मेरी नायका थी, उसके हस्बैंड ने मेरे साथ गलत काम करा पहली बारी में। पहली बारी में मतलब उनकी आदत ये है, जो लड़की उनको खरीदते हैं तो पहले अपने घर में चेक करते हैं कि ये लड़की इस लायक है कि नहीं। तो वो नायिका को दिक्कत नहीं हुई कि मेरा आदमी ऐसे वो दूसरी खुद हो? ही करवाती थी, ओ। वो खुद ही करवाती थी, मतलब वो पैसे दे के खरीदी थी भाई। वो उसको वही चेक करना था कि ये लड़की धंधा करने के हम्म। लायक है कि नहीं है, हम्म। कि वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। हम्म। अगर कर पाएगी तो उसको तो मजा ही है, नहीं कर पाएगी तो उसका बेकार ही जाते हैं ना पैसे तो। अच्छा। ये चीज था उनका। ऐसा करने के बाद में फिर मैंने बहुत दिक्कतें आई मेरे को, मैंने बहुत भी परेशान हुई। फिर उनका एक फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोली एक बात बता, मेरी जैसे तो तुम्हारी बेटी भी हुई है, मैं किसी की बेटी की अगर तुम ऐसा हम्म। करोगे तो तुम्हें हम्म। शर्म भी नहीं आ रही है। हम्म। वो बोलते हमें कोई शर्म नहीं है, हम तो धंधे वाले हैं, मैंने तो तुझे खरीद दी है, अगर तुझे जाना ही है धंधा नहीं करने तो मेरे पैसे दे जा और चली जा। मैं पैसा कहाँ से लाती, मुझे तो यहाँ कोई जानकारी नहीं था, मैं तो फंसी गई थी कितना मजबूरी में। पैसा आपने बोला दिया? उन्होंने मेरे को 4 लाख रुपए बताया कि मैंने तुझे 4 लाख में खरीदा है। अब मैंने बोली कहाँ से लाऊं 4 लाख रुपए, यहाँ तो मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, हम्म। और उस उम्र में भी नहीं है जो भाई कहीं और नौकरी करके मैं पैसे दे सकूं। 13 साल के बच्चे क्या करेगा, 14 साल का बच्चा, 13-14 साल, हाँ। हाँ वो क्या कर लेगा, हम्म। वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने 2-3 महीने रखा, फिर उन्होंने मेरे को जीबी रोड पे लेके आए। जीबी रोड पे लेके आने के बाद में फिर मैंने तो वो 2-3 महीने जो नायिका ने अपने घर में रखा, उनके आदमी ने कितनी बार आपसे मैं बलात्कार दो जैसा? बार 2 बार, अच्छा। हाँ उन्होंने 2 बार करी। फिर हम्म। उसके बाद में जब 2 बार करने के बाद में उन्होंने फिर मुझे जीबी रोड पे हम्म। लाके बिठा दिया। हम्म। जीबी रोड पे लाके बिठाने के बाद में तो मेरे को एकदम से बहुत अजीब सा लगा, लेकिन अब लेकिन क्या करूंगी, फिर कई बार मैंने, जीबी रोड कैसा था तभी, मतलब कैसा दिखता है? है जैसा मार्केट ही है वैसे ही है, लेकिन वहां तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई वो जो टाइम हमने काटा है, और फिलहाल से मैं यही दुआ करूंगी कि वो टाइम किसी को ना आते। बहुत मुसीबत है, बहुत झेलना पड़ता वहाँ पे। हर एक इंसान वहाँ पे, इंसान हम्म। कहते हैं ना कि कैदी जेल में रहने के बाद में वो कैसा कि इंसान को आज़ादी मिल जाती है कैदी को तो, लेकिन वो तो कैदी से भी बदतर जिंदगी है बाकी औरतों की। वो जिंदगी हमने काटी है। हिम्मत, इंसान वो कहते हैं ना कि हिम्मत हारने से ना कुछ होता नहीं है, लेकिन वो चीज़ मैंने हिम्मत नहीं हारी, कि मैंने अब जो किस्मत में लिखी है वो लिखा। एक आध हादसों के बारे में बताइए जिसमें आपको ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी तो कैदी से भी बदतर है। मेरे को जब लगा था कि वहां पे पूरी रात भर, रात में दिन में भी मतलब सुकून से रह नहीं सकते थे, ना खा सकते थे। मतलब सेक्स का काम चलते जा रहा है। हाँ, हाँ। बिल्कुल 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल वो इतना भी रेम नहीं आता था इंसान को कि भाई एक लड़की है, छोटी उम्र है, चलो इसको 1-2 घंटे का ब्रेक तो देना चाहिए। वो ब्रेक भी नहीं मिलता था मुझे, अगर नहीं करती थी। अंदर कोई बदतर हर तरीके के पब्लिक आती है वहां, तो कोई अच्छा
अच्छा भी आता है, कोई गलत भी आता है, कोई बदतमीजी भी करके जाते हैं, उनको सब झेलना पड़ता जैसे है। कि कैसे बदतमीजी? जरा उल्टा सीधा काम करो, ये सेक्स करने के टाइम में उल्टा सीधा मुंह में लो, ये करो, ऐसा उल्टा सीधा बदतमीजी करके जाते थे। अगर नहीं करते तो हाथापाई करते थे अंदर अच्छा, कस्टमर लोग भी। तो मैं जैसे जो हम बोलते हैं अननेचुरल सेक्स की बात करते हैं, जैसे कि एक तो नेचुरल सेक्स होता है, दूसरा होता है अननेचुरल सेक्स, हाँ, वो आपसे करवाते थे नहीं कि? मेरे से तो कस्टमर लोग बोलते थे हम्म करने के लिए, हम्म। लेकिन मैं नहीं कर पाती थी अच्छा। कि मेरी उम्र छोटी थी, जब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो हम्म मैंने नहीं करवाई। हम्म और जब कोई है तो दिखने में तो अच्छी लगती थी उस टाइम, मैंने तो बहुत से लोग ऐसे, मैं उनको मना कर देती थी, हम्म। जैसे अंदर कस्टमर के साथ जाती थी। हम्म अब बहुत से लोग ड्रिंक करके आते थे, हम्म। वो मानते ही नहीं थे कि हम मानते ही पैसे नहीं थे। दिए, हमने तुम्हें पैसे दिए, हमने तो किसी चीज का पैसे दिए। और बहुत से लोग ऐसे आते थे बेचारे, अगर उनको बता देती तो वो कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही चले जाते थे। बहुत से लोग ऐसा आके अंदर शख्स भी कर लेते थे हमारे साथ, बाहर आके शिकायत भी कर देते थे कि भाई ये लड़की कैसी लड़की है, हमारे पैसे वापस दो। तो कितना पैसा मिलता था, कितना पैसा देते थे वो? वो मुझे मेरे हाथ में आगे मेरे नहीं, को नहीं मिल रहा था, जो मेरे को खरीदी थी मेरी नायका वो ही लेती थी। आपको कितना देती थी हमें कोई उसने? पैसे नहीं दिया उसने, उसने आपको पैसा ही नहीं दिया? एक रुपया नहीं दी मैंने उसको, कम से कम 14 साल कमा के दिया मैंने, एक मेरे को 1 रुपया नहीं दी उसने, कुछ नहीं दिया। 14 साल बस ऐसे ही मैंने कमा के उनको दिया। उसके बाद में फिर मैं अब मजबूरी थी, मार खा, बहुत मारते थे मुझे, अच्छा, बहुत मारती थी मेरे को, जैसे कि नायिका मारती थी हाँ, आपको? नायका क्यों? मारती। जैसे अंदर से कस्टमर बाहर आके शिकायत करते थे, पैसे वापस लेके जाते थे, तो वो मुझे मारती थी कि मेरे पैसे वापस जा रहे, अच्छा। हम्म। ऐसा करके मारते थे। और ये कस्टमर्स भी आपको मारते थे? नहीं, कस्टमर तो ऐसा पी के ज्यादा ड्रिंक करके आते थे, हम्म। जैसा कि काफी टाइम उनका काम नहीं होता था, एक एक 2 2 घंटा काम नहीं होता था उनका। तो अब इंसान कब तक कितना वो करेगा, तो हम लोग बोल देते थे कि हटो यार ये वो, तो वो लोग फिर हाथापाई करते थे हमारे साथ में भी, लेकिन इतना है बहुत कम। हम्म। हाथापाई करते थे लेकिन कम, बहुत से लोग ऐसे समझदार भी आते थे कि भाई चलो एक अच्छा। इंसान होता है। और ये कौन से मतलब समाज के लोग थे? गरीब लोग थे, अमीर लोग थे, मध्य वर्ग हर के लोग थे? हर तरीके की आती है वहां पे पब्लिक तो। अच्छा, ज्यादा अमीर, करके? ज्यादा करके तो ऐसे रिक्शा वाले, अच्छा। ड्राइवर लोग, अमीर भी आते हैं, वैसे हर तरीके के अच्छा, लोग आते हैं वहां पे। जात धर्म तो कोई दिखता ही नहीं है वहां पे तो, बस आने से मतलब है, लड़की की इज्जत लूटने से मतलब है। उनको तो यही लगता है एक लड़की तो पता नहीं क्या है। तो फोर्स करते थे? जैसे कुछ लोग, अभी जैसे हाँ, मैं हूँ उस जगह पे, ठीक है, फोर्स करते थे हमको। अब तो लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं? मतलब आप क्या वो करते थे? बोलते थे हाँ, पैसा वापस दे दो, नहीं तो हमारा काम करो। तो आपको दर्द हो रहा है फिर भी सहो उस चीज को? वो उस चीज को कोई नहीं समझता था। जिसने खरीदी है उसकी भी एक बेटी थी, वो नहीं समझी तो कस्टमर क्या समझेगा। एक औरत का दर्द औरत नहीं समझी तो आदमी क्या समझेगा। आदमी तो पैसे दे रहा, आदमी तो क्लाइंट यही सीधा बोलते थे कस्टमर कि हम तो नोट दे रहे हैं, हम नोट क्यों, अगर हमें ये चीज करनी है बोल के तो हम पैसे दे रहे हैं, ये सवाल रहती थी। उसके बाद में फिर मैंने 1 साल भर मैंने करा। उसके बाद में फिर मेरे को घर से, वहां से, गेट से बाहर नहीं निकलने ये देते। आप मतलब 14 साल आप थे ना? 14 साल पूरे थे? तो ये मैं 14 साल इतना, मतलब एक एक दिन में कितने कस्टमर आप ले पाते थे? ले लेते 10 15 20। ओ बाप रे! और एक एक कस्टमर कितना टाइम लगाता था? जैसे कि कोई नॉर्मल आ जाते थे तो 10 से 15 मिनट लगता था, और जैसे अच्छा। कोई ड्रिंक करके आते थे, कोई कैप्सूल सेक्स की कैप्सूल खा के आते थे, तो वो तो आधा आधा 1 1 घंटा ओ, लगता था उनको। तो उनको तो भाई पैसे वसूल करनी है, वो किसी का दर्द नहीं समझता। और उस वक्त कुछ वार्तालाप करते थे? मतलब आपसे कुछ बात, अपने बारे में कुछ बात करते थे कि मेरी जिंदगी ऐसे, या फ्रस्ट्रेशन, अपना एक गुस्सा निकालना अगर जो? नहीं, वो ऐसे कुछ भी नहीं बातचीत अच्छा। करते थे। बहुत से लोग, एक लड़का था हाँ। जो उसने वहां से मुझे जो हटाया, मतलब गली का ही था, तो वो आया, जब उसने बताया मैंने उसको, तो वो लड़के ने मुझे वहां से निकलने की हिम्मत दिया था। अच्छा, वो खुद कस्टमर ने आपको निकलने की हाँ, हिम्मत दी? अच्छा। उसने मेरे को निकलने की हिम्मत दी थी। हाँ। अब उसके बाद में फिर मैंने 1 1.5 साल के बाद में फिर मैंने अपने खुद से ही हिम्मत जुटाई कि भाई मुझे अब जाना है गाँव, मैंने काफी साल हो गए, अब मुझे जाना है गाँव।
कई बार मैंने पुलिस वालों से मदद मांगी। मैं यही कहती हूँ ना, पुलिस वाले भी ना, सही कहती हूँ ना, कि एक वर्दी ना, एक इंसान जिम्मेदारी की वर्दी होती है, लेकिन वर्दी ना जिम्मेदारी की नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर एक इंसान वर्दी पहन रखे ना, उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। कि एक लड़की किसी मजबूरी में फंस रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसको निकालना, मदद करना। लेकिन उन्होंने मुझे उल्टा कुएं में धकेल डाला। कैसे? मैंने एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे को वहां पे ना, मतलब सेक्स करने के टाइम में तो हर तरीके के लोग आते हैं, तो कंडोम फट गया था। तो मेरा एक बेटा हो गया था, पेट में रह गया था। तो मेरी नायिका ने मुझे दवाई ऑपरेशन करने नहीं दी थी, कि अगर ये ऑपरेशन करवाएगी तो ये भग जाएगी, अगर इसके गोद में बच्चा रहेगा तो ये यहाँ ही रहेगी। तो मुझे ऑपरेशन करवाने नहीं दी, वो डॉक्टर के पास जाने ही, बाहर ही नहीं निकलने देती, तो मैं ऑपरेशन करवाती कहाँ तो से? बच्चा कहाँ होता है फिर? वो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता ना जब डिलीवरी होती है तो। हाँ, नहीं, डिलीवरी होने के, जब डिलीवरी के अच्छा। टाइम में मेरे को लेके गई थी। अच्छा। हाँ, पहले दूसरे तीसरे महीने में जब मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरे पेट में बच्चा है, तो मैं ऑपरेशन के लिए मैंने जिद भी करी थी, उन्होंने नहीं करने दिया मुझे। फिर मेरा बेटा होने के बाद में, पेट में तो 3 महीने का मेरे पेट में था, तो मैंने, पुलिस वाले आए थे ऊपर हफ्ता लेने के लिए, तो मैंने पुलिस वालों से बात करी थी। मैंने बोले सर मुझे यहाँ से निकाल दो, हाँ। प्लीज मुझे निकाल दो, कि अगर तुम पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लो, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, नहीं तो एक फ़ोन करवा दो मेरी फैमिली को, तो मैं जितना पैसे चाहिए उतना तुम्हें मेरी फैमिली दे देगी, चाहे कैसे भी करेगी, लेकिन दे देगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे बस ट्रेन में बिठा दो। उन पुलिस वालों ने, मैं नीचे उतर के भग गई थी, मुझे पकड़ के लाके जीवी रोड पे छोड़ दी, पुलिस वालों ने भी, लेकिन मुझे किसी ने मदद नहीं करी। क्यों पुलिस वाले क्यों नहीं मदद कर रहे? क्या उनको पैसा मिलता है? उनको पैसा मिलता है, वहाँ पे हफ्ता मिलता है, ओके। हफ्ता मिलता है। अगर एक लड़की के पीछे उनको बतेरा हफ्ता मिलता है। वो लोग खुद भी आते हैं सेक्स करने? पुलिस हाँ, वाले? बहुत से पुलिस वाले हैं ऐसे सेक्स करते हैं, फ्री में जाते हैं, सेक्स करते हैं। अच्छा, पैसे भी नहीं देते और पैसे भी नहीं देते, उससे उल्टा धमका भी जाते कि बंद कर देंगे हम तुम्हें अगर सेक्स नहीं करवाओगे तो। और ये कॉन्डम का क्या? जैसे अभी अगर तो मैं कस्टमर हूँ, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा कॉन्डम यूज करने का, तो अब अंदर क्या करेंगी महिलाएं? मजबूरी है, वो करवा लेती बेचारी। तो अब दो चीजें, एक तो एड्स का दिक्कत आ जाती है, दूसरा है बच्चा हो जाए फिर। हाँ, जो मकान मालिक ने, जो नायका है, वो बोलती है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मैं तो डर के मारी इतने साल काट ली अपनी जिंदगी। उसके बाद में हिम्मत जोड़ा, उसके बाद में हर एक थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना सीखा, कोटे से बाहर नीचे उतरना सीखा मैंने। 6 साल तो मुझे ऐसे रोशनी कभी देखी नहीं है, धूप कभी देखी नहीं। मैं 6 साल, जैसे कैदी को तो एक टाइम तो एक हाँ। 2 घंटे के लिए तो बाहर लेके भी आते, हमें तो वो भी नहीं मिला मेरे को। 6 साल ऐसे ऐसे दिन काटे हैं। 6 साल जिसने नायका ने मेरी कमाई खाई, उसके बाद में वो मेरे दादा को जानती थी मैं। 12 साल के बाद में उसको कमा के देने के बाद में, मेरा बेटा होने के बाद में, फिर मैं गाँव गई, जाने की जिद करी, तो उसने मुझे पता क्या करी, ये ठंड का टाइम था, मेरा बेटा 3 महीने का था, उसने दूसरी ट्रेन में बिठा दी। जो हमारे गांव की ट्रेन जो है उसमें नहीं बिठाई, वो दूसरे गांव की ट्रेन में बिठा दी। ऐसा करी हमारे साथ में। तो ये आपका जो बेटा हुआ था किनके साथ हुआ था ये? वहाँ पे एक कस्टमर आता था, अच्छा। हाँ, जिसने मुझे वहां से निकालने की हिम्मत दिया, उसका ये वो बेटा मेरा। अच्छा, तो आपकी मर्जी के हिसाब से हुआ कि आपको इनसे ही अपना बच्चा करना था, तो उस मर्जी थी आपकी उसमें? नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। हाँ। मेरी नायका ने ऑपरेशन करवाने नहीं दिया, उन्होंने डॉक्टर के अच्छा। पास लेके नहीं गई। तो ये मोहम्मदन तो आप कह रहे थे अच्छे थे, इन्होंने आपको हाँ, तो अच्छे। इन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्यों किया? नहीं, उन्होंने, अब देखो वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा। अब किसका सब बोल नहीं सकते। मतलब काम करते सेक्स करने के टाइम में कोई बंदा जानबूझ के कंडोम फाड़ देता है। अच्छा, जानबूझ के भी फाड़ देते हैं? हाँ, जानबूझ के भी फाड़ देते हैं कंडोम में। जैसे कि उनको पहले बोलते हैं कि हम नहीं, अगर माने भाई बिना कंडोम का हम सेक्स नहीं करते, तो उन्होंने काम करते करते, सेक्स करते करते कंडोम फाड़ देते हैं। ओह। ऐसे भी केस आता है वहाँ पे। तो आपने 14 साल ऐसे गुजारा है उसके अंदर, तो आप कैसे क्या करते थे? आप पूरा मतलब सुबह से आपके आवर्स क्या थे, काम के जो टाइमिंग थे? हमारे टाइमिंग था सुबह 8 बजे से रात का 2 भी बज जाता था, 3 भी बज जाता, तो नाइट के कस्टमर रहते थे, तो पूरा रात सोना भी नहीं मिलता था, सिर्फ 1-2 घंटा सोने के लिए मिलता था। और कोई संडे वगैरह? ना, कोई संडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं। ओहो। तो 14 साल आपने ऐसा गुजारा, तो आपके कभी जैसे हेल्थ में दिक्कतें आती थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती होगी, तब क्या कर मेडिकल जब प्रॉब्लम आती थी तो जो मेरी नायिका थी ना, वो डॉक्टर को ऊपर ही बुला लेती, हमें नीचे नहीं जाने देती। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर को ऊपर ही बुला लेते थे, कहीं भाग ना जाए। कहीं भाग ना जाए, तो डॉक्टर को ऊपर ही बुला लेते थे। और फिर उसके बाद में 3-4 साल हो गए,
तो उनको पता लग ही गया कि अब ये 3-4 साल यहाँ काटी है तो ये कहीं नहीं भाग सकती। अच्छा। तो फिर उनको आना जाना के लिए कोई रोक नहीं टोक नहीं रहता था। ये 4-5 साल ही उनको रोक टोक था। तो अपने 14 साल ऐसे गुजारे, और बहुत सारे लोग आपकी तरह मतलब कैदी से भी उनका बदतर हाल हो रहा था, फिर कैसे आप वहां से निकल पाए? आपकी तभी क्या उम्र हो रही होगी? आप मतलब 13-14 साल में गए ना उम्र के उसमें? अभी तो मेरी 45। अभी 45 है। तो आप कब निकले? करीबन कितने साल पहले आपने बोला? 4-5 साल पहले। 40 साल के। तो आपको क्या हिम्मत आई, क्या आपने देखा कि अच्छा मुझे निकलना है? और वो पहले क्यों नहीं, और महिलाएं पहले क्यों नहीं निकल सकती हैं? निकल, किसी का सपोर्ट होगी जब तो वो निकले ना। सपोर्ट, एक इंसान को सपोर्ट होना बहुत जरूरी। क्यों वहाँ एनजीओ तो इतने सारे हैं जो सेक्स बेकार ही है। बेकार है? क्यों है बेकार? बेकार ही है। मैं कह रही हूँ बेकार ही है, जितना भी एनजीओ चला रहे। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि वो कहते ना कि एक मछली सारे तालाब में गंदी कर देती। वो एक कोई संस्था वाले ऐसे होते हैं जो सब संस्था वालों को बदनाम करते हैं। बहुत से संस्था वाले भी ऐसे हैं कि मदद है, जैसे गीतांजलि दीदी है, उन्होंने एकदम अपना हिम्मत जुड़ाई। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था, मेरा हिम्मत भी नहीं थी कि हाँ भाई, मेरे तो हिम्मत यही थी कि मेरी फैमिली वालों ने को भी जाके बोल दिया था। जिसने मुझे खरीदी थी उसने जाके बोल दी थी मेरी फैमिली को कि तेरी बेटी धंधा करती। फिर तो मेरे फैमिली वालों ने तो मुझे अपनाया भी नहीं। कि मेरा दादा गांव का प्रधान था, मेरे गांव दादा को पूरा सब लोग जानते थे। तो मेरे दादा को पता लग गया तो मेरी फैमिली ने मुझे अपनाया भी नहीं। फिर मुझे वापसी आना पड़ा जीवी रोड, कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, फैमिली घर से निकाल दी। पढ़ी लिखी नहीं था तो अपना पेट पालने के लिए, चलो पहला तो अकेली थी, अब तो एक बेटा भी है साथ में। फिर आप कितना कमाने लग गए? फिर उसके बाद में फिर मैं आई गांव जाके, वापसी आने के बाद में फिर मैं अपनी नायका से अलग, फिर उनके पास मैंने नहीं रही। जो उनको 14 साल जो कमा के दी, 14 साल के बाद में कमाने के बाद में उनसे अलग ये हुई मैं। एक लड़की थी मेरी नायका के बेटे, दूसरी खरीद के लाई थी। जब अब जिम्मेदारी में संभालने लगी तो वो आना जाना थोड़ा कम कर दी थी, पूरी जिम्मेदारी मैं लेती थी। वो लड़की उनका संडे का दिन था, तो मैं नहाने चली गई। एक लड़की थी, मतलब 18 साल की लड़की थी, नाबालिग की थी वो लड़की भी। और उसको हिंदी नहीं आती थी, इतनी नहीं आती थी लेकिन इतनी नहीं आती थी। अब पढ़ी लिखी अच्छे घर की थी वो लड़की। वो भी प्यार के चक्कर में वो किसी से प्यार करती थी वो लड़की। वो लड़का लाके जी रोड पे बेच गया उसको। उस बेचारी की जिंदगी उसने भी ऐसे ही करा। और यहाँ पे एक स्टाफ है देवी चरण नाम का, वो जब भी छापा मारता था वो कभी वर्दी पे नहीं छापा मारा। अच्छा। तब भी अब मैंने इतने साल दी, मैंने उसको कभी वर्दी पे नहीं देखा। कुर्ता पजामा पहनता था और डाटा बांध लेता था। अब वो लड़की को पता नहीं था ये पुलिस वाला है बोल के। सुबह का टाइम है, संडे को जल्दी काम होता है, संडे के दिन ज्यादा भीड़ रहती है, मार्केट की बंद रहती है तो ज्यादा भीड़ रहती है संडे के दिन। तो लड़की को मैंने मैनेजर को भी बोल के गई, मैंने भाई देख लेना मैं 10 मिनट में नहा के आ रही, गर्मी का टाइम तो मैं 10 मिनट में नहा के आ रही। तो उन्होंने फिर मैं चली गई और जाके नहाई भी नहीं हूँ, उतने में तो छापा पड़ गया। और वो लड़की ने सच बता दी। और वो लड़की ने क्या बताया, वो लड़की को पूछा पुलिस वाले ने तेरी नायका दीदी कौन है, उसने मुझे दिखा दी। ओहो। उसने मुझे दिखा दी। अब भाई मुझे दिखा दिया तो 6 साल काट के आई तिहाड़ जेल। क्या बात कर रहे हो? ओ बाप रे। 6 साल 6 महीने काट के आई तिहाड़ जेल में। उस टाइम मेरा बेटा पेट में था, मेरी डिलीवरी भी जेल में ही हुई। इतना करने के बाद मेरी कमाई भी खाई है। जब मेरी नायका को पता चला कि भाई तेरी लड़की जेल में बंद हुई है तो वो गाँव भाग गई, मिलने भी नहीं आई, ना छुड़वाई ना जमानत करवाई। तो अपना भी 6 साल काटने के बाद में कोर्ट से ऑर्डर आ गया, भाई ये काट लिया, अब ये रिहा कर दो। ऐसे ऐसे दिन भी देखा है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई एक लड़की जो है ना, वो कभी शौक से ये काम नहीं कर सकती। शौक से बंदा पाल सकती है लेकिन धंधा कभी शौक से कर नहीं सकती एक लड़की। एक तो हम जैसी पब्लिक है जो बेचारी की जिंदगी जो बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं यही हाथ जोड़ के कहूंगी कि भाई ऐसा ना करो किसी की बेटी के साथ में। बंदे को किसी लायक ना, जैसे मैं हो गई हूँ, मेरा परिवार हरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं बिना परिवार के बैठी कि सिर्फ एक गलती की वजह से। कमाई खाई भी उसने, हर चीज करी उसने, जाके बदनामी भी कर दी। लेकिन प्लीज मैं यही कहूंगी कि तुम करवा भी रहे हो, उसकी कमाई भी करें, लेकिन इतना भी मत करो उस लड़की के जो उस लड़की की जिंदगी बेचारी की बर्बाद हो जाए। आप हम पब्लिक क्या कर सकती है ऐसी महिलाओं को बचाना, इनको बेहतर जिंदगी देना? देखो मैं तो यही कहूंगी, जो एक औरत जो कोई मजबूरी में फंस रहा तो उसको हौसला दो, जैसे गीतांजलि दीदी ने दी है।
मुझे जब मैं अलग होने के बाद में बहुत संस्था वाले आए, इंटरव्यू लेके जाते थे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम ये सब करेंगे, बस कुछ नहीं कर। इसलिए मुझे संस्था वालों के ऊपर 1 रुपया का भरोसा नहीं था। सही बताऊं क्यों भरोसा, ये नहीं यार, भरोसा करने के लायक तो रहो ना। इंटरव्यू लेके चले जाओगे तुम, टीवी में मीडिया में दिखा दोगे, तुम अपना फायदा कर रहे हो, लेकिन अरे तुम अपना फायदा तो कर लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों का भी तो मदद करो ना। हम जैसे को तो मदद करो, जो तुम्हारे मदद के लिए आप भीख मांग रहे, उनकी तो मदद करो। लेकिन उनके तुम अपना काम कर ले रहे हो, किसी की मदद नहीं करो तो फायदा ही क्या तुम्हारा संस्था चलाने का। किसी लड़की, अगर तुम्हारा एक मदद के साथ में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। अगर हर एक कोई इंसान आज के अपने देश में, हर एक कोई दूसरी बेटी को अपनी बेटी अगर माने ना, तो हकीकत में कहती है किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। और ये जो 10-10 साल से 8-8 साल की लड़कियों की रेप जो हो रही है, वो होने से बच जाए। आज लड़कियां घर से निकलना बहुत डरती है कि हमारे देश का पब्लिक ही इतनी हाल हो गई। तो मैं उनसे यही हाथ जोड़ के कहूंगी, भाई तुम्हारे घर में भी बेटियां है, तुम्हें भी एक माँ ने जन्म दी है, कोई आदमी ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें एक माँ ने ही जन्म दी है, तो उस माँ का दूध का तो कर्जा उतारो। तो यही कहूंगी कि भाई किसी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। शायद आज तुम अपने मजे से कर रहे हो, शायद ऊपर वाला देख रहा है ना, तो ऊपर तुम्हें बहुत हालत खराब करेगा। अगर एक औरत नहीं होगा ना, तो तुम भी मर्द नहीं रहोगे, एक औरत के कोख से ही निकले तुम भी। मैं ये कहूंगी कि अगर जो कोई एक लेडीज फंसी है ना, प्लीज उनको बहुत अच्छे से देखो, पैसे से मदद नहीं होती है इंसान की। जब गीतांजलि मुझे मदद करी थी, तो उसने मेरे को पैसे दे के मदद नहीं करी थी, एक अपने विश्वास दिया था मुझे। मैं जब निकली थी ना, तो मैं बहुत डरती थी। मुझे वहां से निकलने के लिए 2 साल लगा, वहां से निकलने के लिए 2 साल लगा, कि मैं डरती थी कि यार मैं वहां से निकल गए, फिर मैं दोबारा उसी लाइन में आ गई तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। वहां अगर वहां से निकलने के बावजूद वहां दोबारा मैं जाऊं, क्यों, एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं। आज के डेट में नौकरी कहीं भी करो तो इंसान पढ़े लिखे मानते, पढ़ी लिखी होने, तो मैं इससे अच्छा तो वहां ही बेहतर जिंदगी है ना फिर मेरी। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर रही है या नहीं? देखो, इसके बारे में तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से आज के डेट में ये सड़क चल रही है, तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कुछ कर रही है। क्यों नहीं लगता, अगर वो कर रहे होंगे अपनी, अगर अच्छे से जिम्मेदारी कर रहे होंगे, तो ये चीजें नहीं होती। अभी आप क्या करते हैं? अब तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख गई हूँ, और यहाँ पे मैं तो यही कहूंगी भाई, जितने भी संस्था वाले हैं, जैसे गीतांजलि ने मदद करी है एक लाचार इंसान के, तो मैं तो उनको यही कहूंगी हाथ जोड़ के, अगर तुम्हारे आगे अगर कोई इंसान मजबूर दिख रहा है ना, प्लीज उनको ना मदद करो और उनका साथ दो। मेरे को कभी सुई में धागा डालना नहीं आता था। आपने क्या सीखा यहाँ? यहाँ पे मैंने कढ़ाई सीख गई, खाना बनाना सीख गई, स्टॉल भी लगाती हूँ मैं। अच्छा, कहाँ लगाते हैं स्टॉल? हर जगह, कहीं का भी आता है हमें। अच्छा, हर जगह हम स्टॉल लगाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह आते भी है। यहाँ तो गीतांजलि को मैं सलूट करती हूँ, एक संस्था जो है गीतांजलि को, मैं दिल से सलूट करती हूँ। मैं गीतांजलि को तो धन्यवाद। मैं गीतांजलि के ऊपर भी विश्वास नहीं करती थी। गीतांजलि ने एक ही चीज मुझे बोली थी कि दीदी एक बार भरोसा करके वहां से निकल जाना, उसके बाद में तुम देख लेना। हाँ, जिस दिन ये जगह देखने आई थी ना, मैं सच में आ रही, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई में वो जगह छोड़ के इतने दूर भी मैं आ सकती हूँ। मैंने अपने सपना में कभी मैंने यही सोच के निकल गई थी घर से कि शायद मेरी जीवी रोड पे ही मौत हुई, लेकिन ऊपर वाले ने इतना जल्दी कृपा करा है कि मैं निकल गई वहां से। मेरे बच्चे भी इतने खुश है, मेरी एक बेटी एक बेटा है। बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी मेरी 9 साल की। आपकी शादी हुई है? हाँ, मैंने शादी कर ली। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ड्राइवर। अच्छा, ब्यूटिशियन। और आप खाना बनाते हो और क्या करते हो आप? खाना भी बनाती हूँ, कढ़ाई भी बना करती तो हूँ। अब यहीं पर बेसिक? हाँ, यहाँ पे बेसिक यहाँ ही करती हूँ मैं, सारे खाने का ऑर्डर भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पार्टी वगैरह आते हैं तो खुद से हम खाना अरे बनाते हैं। वाह। क्रोशिया का टॉप वगैरह बनाते हैं हम लोग, अच्छा, कान के इयरिंग्स बनाते हैं, नजरबंद का बनाते हैं, गाड़ी में टांगने वाला, हर चीज बनाते हैं। अरे आप तो खुशी खुशी की जिंदगी है। बढ़िया। तो मैं यही इसलिए कहती हूँ, देखो जैसा गीतांजलि ने हिम्मत करके एक मजबूर औरतों का साथ दिए, तो मैं ये हर संस्था वाले को, हर एक पब्लिक को मैं ये कहूँगी कि भाई पैसे तो हाथ का मेल, एक इंसान की इज्जत जाएगी ना, पैसे तो जाकर आ भी जाए, एक औरत की इज्जत जाने के बाद मैं लौट के आती नहीं। आज हमें देखो, बेशक मैं कितना भी इंसान कर लेता है ना,
जब एक जी रोड की औरत उनको बोल देना, वो आज भी गलत, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, आज भी उसी की गलत निगाह से देखते हैं इंसान। तो वही वो ना करे कि हम भी किसी की बेटियां हैं। बिल्कुल एक बेटी को, देश की बेटियों को उनका हक तो है जीने का, तो बिल्कुल। वो हक ना छीने। बस मैं तो यही रिक्वेस्ट जी आपसे बात करके मुझे इतनी खुशी हुई, आप मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सही में ट्रू मिसाल हैं हमारी। हम एक तो कहते हैं कि हमारे जो डिफेंस और मिलिट्री में होती हैं औरतें, मुझे उन बहुत इंस्पिरेशन मिलती है डिफेंस और मिलिट्री की औरतों से। बट ये कोई भी डिफेंस, कोई भी पुलिस, कोई भी एक एक स्ट्रॉन्ग लेडी का सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है, ये इनका लेवल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे टाइम दिया, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपको, आपका परिवार अच्छा रहे, आप खुश रहें, और आपसे तो मुलाकात अब होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे स्टोरीज बताने में अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक हम लोग कभी नहीं सुनते हैं ये सब कहानियाँ, और हम कभी जीबी रोड जैसे जगह पे जाने के लिए सोचते भी नहीं हैं। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं और वो बोलते हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें। सो आई थिंक यू कैन contribute through your love. If you want to volunteer with us, then of course, but if you also want to fund us, because that is something with which we are really struggling, और खासकर मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे मांगने में I'm struggling with that. So if you can contribute to this cause, that would mean a lot to us, and any amount is welcome. That's a gift, that's a blessing. And I also wanted to take this moment and share about 100 rupee campaign, where we want each and every individual, and or sometimes if they are owners of companies, they can also sign up for this 100 rupee campaign and say that I stand up against this trafficking cause and I want to contribute. So you just have to give us 100 rupees every month, and we'll keep sending you stories. So that ways we are connected, and that ways you can say that I stand to end forced sex work. Thank you.